स्वागत है आप सभी का एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं का जो हमारा सीरीज चल रहा था। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कक्षा 10वीं का गणित का जो पहला अध्याय है वास्तविक संख्या, इस चीज़ को हमने शुरू किया था। उसी कड़ी का ये है एक चौथा पांचवा लेक्चर होगा। इससे पहले हमने 3-4 वीडियोस कर रखे हैं जहाँ पे हमने समझाया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, और हमने पिछले क्लास में ही संपूर्ण प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को किया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बहुत नया चीज़ नहीं आने वाला। जो चीज़ हम लोग बहुत बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे क्लास 6-7 से जो चीज़ें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसी को आज हम लोग एक नए नाम से जानने वाले हैं। थोड़ा सा कुछ उसमें हम लोग एक्स्ट्रा जानने वाले हैं। तो चीज़ें क्या हैं उस चीज़ को हम पहले समझें, इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझें। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल्स देना चाहते हैं कि आखिर आप लोग जान क्या रहे हैं और उसमें नया क्या जानना है। ठीक है, जैसे कि हम अगर कह दें कि 18, अगर हम बच्चों आप लोगों से पूछे कि 18 भाज्य संख्या है या ये एक अभाज्य संख्या है, तो मैंने प्रथम क्लास में ही बता रखा था कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा। भाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड आते हैं, और अभाज्य संख्याएं होती हैं कि जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड आते हैं। और वो दोनों गुणनखंड कौन कौन होते हैं? पहला तो 1 होगा और दूसरा वो संख्या खुद होंगी। जैसे कि 18 का अगर हम लोग बात करें तो गुणनखंड इसका क्या क्या होगा? पहला तो 1 होगा, फिक्स है। दूसरा ये 18 होगा, ये खुद, मतलब ये दोनों तो हर संख्याओं के साथ होना है। 1 हर संख्या का गुणनखंड होता है। गुणनखंड करने का मतलब कि जो इसको पूरा पूरा भाग लगाता हो वह गुणनखंड कहलाता है। और 18 खुद का खुद गुणनखंड ही होगा। 18 को 18 से भाग लगाएंगे, एक बार में लगेगा शेष 0, मतलब गुणनखंड है। अगर इसके बाद हम 2 की बात करें तो 2 भी इसका गुणनखंड है। 3 का बात करें, 3 भी गुणनखंड है। गुणनखंड क्यों? क्योंकि 2 इसको पूरा पूरा भाग लगाता है। अगर इसके बाद बात करेंगे तो 6 भी गुणनखंड होगा, 9 भी गुणनखंड होगा। तो यह संख्या क्या है? एक भाज्य संख्या है। क्या है यह? एक संख्या भाज्य है। क्यों भाज्य है? क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। उम्मीद है बच्चों क्लियर हो गया होगा भाज्य और अभाज्य। तो देखिए हम लोग जान क्या रहे थे, मान लीजिए अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि 18 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए, जैसे कि आप 6-7 में पढ़ते थे कि जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, अगर एलसीएम निकालने बोला जाता था तो हम लोग तुरंत करते थे एलसीएम। तो ये एलसीएम क्या कहलाता था हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा अब इसके बारे में। पहले ये समझिए, अगर बोल दिया जाए कि 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो आप कैसे निकालते थे? 2 से लगाते थे। और आपने सीखा भी था कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से लगाएंगे, अगर नहीं लगता है तो हम लोग आगे बढ़ते थे। तो 2 से लगा रहे हैं 9 बार में, फिर 2 से लगाएंगे, नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे 3 बार में, फिर 3 से लगाएंगे 1 बार में। आप चाहें तो यहीं पे छोड़ सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप चाहें तो यहीं पे छोड़ सकते थे, लेकिन हम लोग यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ समझ आ रहा होगा कि हम लोग 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम लोग 15 की बात करें तो 15 भी क्या है? एक भाज्य संख्या है। और 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 से लगाएंगे, नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे, 5 बार में लगेगा। मतलब 15 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 3 गुना 5। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हमने यहाँ पे क्या कहा कि आप 18 को अभाज्य गुणनखंड में बदलिए। तो ये जो चीज़ें आ रही है, ये जो गुणनखंड आ रहा है, ये अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो भी संख्याएं आएंगी ना, इस तरीके से निकालने के बाद जो भी संख्याएं आएंगी वह अभाज्य संख्या ही होती हैं। देखिए 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, 1 और 2 बस। 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। ये 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। मतलब यहाँ पे भी आएंगे तो ये 3 अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। मतलब क्या था? 15 का अभाज्य गुणनखंड, 18 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी क्या कि यहाँ पे जो भाज्य संख्या 18 थी, 18 क्या था? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। समझ में आ रहा है? भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हमने व्यक्त किया। यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हमने व्यक्त किया। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। लेकिन इसमें एक चीज़ नया जुट जाता है, और वह क्या जुटता है कि अगर आप किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं तो क्रम को ध्यान में नहीं रखते हुए जो संख्याएं आती हैं, जो अभाज्य संख्या का गुणनखंड आता है, वह यूनिक होता है। यूनिक मतलब अद्वितीय होता है। अद्वितीय कहने का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अगर 18 का गुणनखंड में 2, 3 आ रहा है तो आप किसी भी तरीके से इसका गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड यही आना है। 2 को 3 और 1 को 2। कैसे? देखिए, अगर हम 18 का गुणनखंड बोल रहे थे कि हम 2 से पहले नहीं लगाना चाह रहे हैं, पहले हम 3 से लगाना चाह रहे हैं, तो लगाइए 3 से। कितने बार में? 9 बार में। फिर कितना? 3 से कितने बार में? 3 से लगाएंगे तो कितने बार में आएगा?
6 बार में, है ना, 3 छक 18। अब 2 से लगाएंगे कितने बार में, 3 बार में। तो यहाँ पे 18 का गुणनखंड क्या आ गया, 3 गुना 2 गुना 3। तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे संख्याएं वही हैं, 2 3 3, 2 3 3, संख्याएं वही हैं, सिर्फ क्रम बदल रहा है। तो वही चीज़ कहता है हमारा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, यही कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अगर आप अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं तो क्रम को ध्यान न देते हुए जो संख्याएं आती है वो अद्वितीय होती हैं। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं, चलिए क्या कहता है इसका परिभाषा। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त मतलब कि गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। समझ में आ रहा है। क्रम को मतलब ध्यान नहीं रखें तो ये क्या होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है का मतलब ये है कि वह यूनिक होता है। ठीक है, इससे हम लोग आगे बढ़ें और प्रश्नों को हल करें। एक छोटा सा बात मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगा जो आपको प्रश्नों को हल करने में बहुत मदद करने वाला है। तो वो बात क्या है, इसी से हम बताना चाहते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे हम 18 बोल रहे हैं, ठीक है, हमने बोला 18 भाज्य संख्या था, इसका हमने गुणनखंड किया, 2 3 3 आया। यहाँ से एक बात आपको यहाँ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा कि 2 इसका गुणनखंड आ रहा है, भले ही वो अभाज्य गुणनखंड हो चाहे जो हो, अभाज्य गुणनखंड है। इसका मतलब क्या है कि यह 2 इस 18 को विभाजित करता होगा। समझ में, गुणनखंड का मतलब ही ये होता है कि वह उसको पूरा विभाजित करता होगा तभी वह गुणनखंड है। ये जो 3 है इसको पूरा विभाजित करता होगा तभी गुणनखंड है। मतलब समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ आप चाहे तो चेक कर सकते हैं ना, 18 को भाग लगाइए, 9 बार में पूरा कट जाएगा, इससे लगाइए पूरा कटेगा। मतलब जो गुणनखंड है उससे पूरा कटना ही कटना है, तभी वह गुणनखंड है। समझ में आ रहा। जैसे कि हम बात करते हैं, मान लीजिए x कोई संख्या है, हम अभी x की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, 10 20 30 कुछ भी ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए x कोई संख्या है और x का गुणनखंड है 1 चलिए मान लेते हैं 3 है, गुना 7 है, गुना 5 है, मान लेते हैं ऐसा गुणनखंड है। तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि यह जो संख्या होगा वह 7 से भी विभाजित होगा, क्योंकि 7 गुणनखंड में है, 3 से विभाजित होगा और 5 से भी विभाजित होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है बात। तो चलिए अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए उदाहरण का एक पहला प्रश्न जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, उस चीज़ को देखते हैं। प्रश्न जो उदाहरण का है वो कुछ इस प्रकार से है। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n शून्य पर समाप्त होता है। फिर से सुनिए क्या बोला जा रहा है प्रश्न। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए, ठीक है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, हमारे पास संख्या दिया गया है एक 4n, ठीक है, इसी के ऊपर हमें विचार करना है जहाँ पे n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। और बोला जा रहा है क्या n के किसी मान के लिए ये जो पूरा संख्या बनेगा क्या शून्य से अंत हो सकता है? तो इसका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल अंत नहीं हो सकता। क्यों अंत नहीं हो सकता? ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। पहले एक बात आप समझ लीजिए कि n क्या हो सकता है। n एक प्राकृत संख्या है, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, मतलब n हो सकता है 1 2 3 4 5 ... क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 6, मतलब गिनती की संख्याओं को ही तो प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब n 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इसी प्राकृत संख्या में से कोई होगा। प्रश्न ये कह रहा है कि क्या n का कोई भी मान के लिए 1 रखे 2 रखे किसी भी मान के लिए क्या यह संख्या जो 4n है क्या शून्य से अंत हो सकता है? ठीक है, तो अब एक चीज़ हम थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि 5 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। ठीक है, फिर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। 5 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती है, ये विभाज्यता का नियम है। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था ना, 6th 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जैसे कि 2 से कौन कौन संख्याएं विभाजित होती हैं, वैसी संख्याओं का मतलब जो अंतिम अंक अगर 2 से विभाजित है तो वो संख्या विभाजित होती है, या लास्ट में शून्य रहे तो 2 से विभाजित होती है। 3 से कौन कौन संख्याएं विभाजित होती हैं, आप सभी को पता होगा कि यदि संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो वह विभाजित होता है। 4 से क्या होता था, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक
से बनी संख्या 4 से विभाजित है तो वो संख्या 4 से विभाजित होंगी। 5 से कौन कौन विभाजित होता था? वैसी संख्या जिसके अंत में 5 हो या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। जैसे कि 2, 4, 5 ये संख्या क्या होगा? 5 से विभाजित होगा, ठीक है। या फिर ऐसा 2, 4, 0 लास्ट में 0 है या लास्ट में 5 है तो ये दोनों प्रकार की संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न में क्या बोल रहा था कि जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 टू द पावर n 0 पर समाप्त होता हो। एक बात समझ में आ रहा है? मान लेते हैं n का कोई मान ऐसा है जिससे ये जो पूरा संख्या बनेगा वो 0 से समाप्त हो जाए। समझिए बात को, मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर n का कोई हमें मान ऐसा मिल गया जिसके लिए ये पूरा संख्या जो है वो 0 से समाप्त हो रहा है। अब आपको मैंने अभी भी समझाया था कि अगर ये 0 से समाप्त हो रहा है तो ये 5 से विभाजित होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि अगर 0 किसी संख्या के लास्ट में 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती हैं। क्या होती हैं? 0 के अगर लास्ट में है, किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो वो 5 से विभाजित होगा। तो हम अगर ऐसा मान लें कि 4 टू द पावर n अगर 0 से समाप्त हो रहा है तो वो 5 से विभाजित होगा। और अभी मैंने बताया कि जैसे हमने एक चीज़ बताया था, 18 को हम लोग क्या लिख रहे थे? 2 गुना 3 गुना 5। इसका मतलब ये होता था, यही सॉरी हमने क्या 3 ही लिखा था ना, 2 गुना 3 गुना 3, 2 3 6 18 है ना। हमने वहाँ पे एक चीज़ समझा था, जो उसके गुणनखंड में आता है वह उसको पूरा पूरा भाग लगाता है ना, और जो भाग लगाता है वह उसको गुणनखंड में आता है। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर यह संख्या 0 पे से अंत होंगी तो यह 5 से विभाजित होंगी, है ना, हमारा नियम कहता है। तो क्या ये जो संख्या है 5 से विभाजित होता है? और मान लेते हैं अगर 0 से हो रहा है तब तो 5 से विभाजित होगा, और अगर 5 से विभाजित है तो इसके गुणनखंड में क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था अगर 18 2 से विभाजित है तो 2 उसके गुणनखंड में आ रहा है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, अगर 4 टू द पावर n 0 पे अंत हो रहा, 0 पे अंत हो रहा तो 5 से विभाजित होगा, और अगर 5 से विभाजित होगा तो 5 जो है इसके गुणनखंड में आना चाहिए। लेकिन इसका गुणनखंड तो कुछ और ही कह रहा है। इसका गुणनखंड क्या कह रहा है? गुणनखंड कह रहा है 2 टू द पावर 2n। ये कैसे लिख पाए हम लोग? ज़रा बात को समझिए। क्या आप 4 को ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2 का पावर n लिख सकते हैं कि नहीं? और आपको पता है कि 2 का गुना 2 से करेंगे तो 4 आ जाना है, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2। और आपको पता है 2 गुना 2 मतलब कितना? 2 का पावर 2 और पूरा का पावर कितना है? n है ना। और आपको पता है कि पावर का पावर आपस में क्या होता है? गुना होता है। तो 2 का पावर 2n हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप n मान लिया जाए, आप कुछ भी रख दें, n के जगह पे आप मान लीजिए 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, जो भी रखें तो वो 2 का पावर में ही आएगा, ठीक है। मान लीजिए आप n की जगह 2 रख दिए तो 2 गुना 2 कितना? 4। तो यहाँ कितना? 4। तो अब इसका मतलब ये होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 को 2। क्या कहीं भी 5 आ रहा है क्या? कहीं भी नहीं आ रहा। मतलब ये जो फॉर्मेट दिया हुआ था वह इस प्रकार से है कि उसमें 5 कहीं से आ ही नहीं सकता। मतलब इसके गुणनखंड में अगर 5 नहीं आता है तो क्या यह संख्या 5 से विभाजित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और अगर यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होता है तो क्या यह 0 से अंत होगा? 0 से अंत नहीं होगा, है ना। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से सुनिए, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। क्या बोला जा रहा था कि 4 टू द पावर n क्या 0 से अंत हो सकता है? तो हमने थोड़ी देर के लिए चलिए मान लेते हैं 0 से अंत हो रहा है। तो अगर 0 से अंत होगा तो वो 5 से विभाजित होगा, और अगर 5 से विभाजित होगा तो इसके गुणनखंड में 5 आना चाहिए। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि इसका गुणनखंड तो भाई ऐसा है, गुणनखंड ऐसा था, इसको हम ऐसा लिख पाएँ, इसको ऐसा लिख पाएँ, और इसका मतलब होता है ऐसा, और इसका मतलब होता है ऐसा, है ना। n के किसी भी मान लेते 2 रख देते तो 4 होगा, 3 रख देंगे तो 6 होगा, कुछ भी रख दीजिए, जो भी रखेंगे ये 2 2 2 2 2 ही आ रहा है, 2 गुने 2 गुने 2 इसी प्रकार से बढ़ेगा। इसमें कहीं भी 5 आने का सवाल ही नहीं है। तो यह संख्या 5 से विभाजित नहीं हो सकती हैं। तो जब 5 से विभाजित नहीं होगी तो 0 से अंत नहीं हो सकता। तो उम्मीद है बच्चों ये चीज़ें समझ आई होंगी। वैसे भी इस तरीके का समस्या आपके दिमाग को विकसित करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके का बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। फिर भी हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, अभी तो हम समझ पाएँ, लिखेंगे कैसे हम लोग क्या, चलिए देखते हैं इस चीज़ को। 0 पर अंत नहीं होंगी। देखिए
तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका हल हमने किया है। अभी जो मैंने समझाया सिर्फ उसी चीज़ों को हमने लिखा है, आप खुद से भी लिख सकते हैं। हमने आपका समय बचाने के लिए इस चीज़ को लिख दिया है। क्या लिखा है, यदि किसी n के लिए संख्या 4 टू द पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाजित होगी। मतलब शून्य पर समाप्त होगा तो 5 से विभाजित होगा। और क्यों होगा मैंने बताया अभी। अच्छा, अर्थात 4 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। मतलब वही बात कि अगर 5 से विभाजित होगी तो 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है देखते हैं आगे। क्योंकि 4 टू द पावर n बराबर 2 का पावर 2n है। हमने बताया कैसे लिखेंगे हम इसको। इस कारण 4 टू द पावर n में सिर्फ 2 ही आ सकती हैं। क्यों 2 आ सकती है, क्योंकि 2 का ही पावर है। मान लीजिए 2 का पावर 10 हो, 20 हो, 30 हो, तो सिर्फ 2 ही आना है। तो इसमें सिर्फ 2 ही आ सकती हैं। क्योंकि हमको पता है कि किसी भी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वह अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वही संख्याएं आनी हैं। हमने आधारभूत प्रमेयिका से यही पढ़ा है। चूँकि अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका से इसके गुणनखंड अद्वितीय होंगे, इसलिए 4 टू द पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 नहीं आ सकता। ठीक है, या नहीं आ सकती, थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं हम लोग, नहीं आ सकती। अर्थात 4 टू द पावर n शून्य पर अंत नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और चलिए इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ प्रश्न और लेते हैं HCF एलसीएम से संबंधित। तो चलिए, अब हमने जो अभी सीखा कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में किस प्रकार व्यक्त कर रहे थे, हमने बहुत अच्छे से सीखा। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है वह भी हमने सीखा। और इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके अब हम लोग HCF एलसीएम कैसे निकालते हैं सीखेंगे। क्या कह रहा प्रश्न, संख्याओं 6 और 20 के, ठीक है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है और HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। इस चीज़ का हम HCF एलसीएम ज्ञात करना सिखाएं आपको, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को सिखाना चाहते हैं कि HCF और एलसीएम का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। मान लीजिए 6 और 4 कोई 2 संख्याएं दी गई हैं और इनका HCF और एलसीएम बात किया जाए। सबसे पहले आप HCF का मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ये चीज़ें आपको बहुत आगे काम आने वाली है। जब अगर आप किसी को पढ़ाएंगे या फिर खुद भी कभी प्रश्न को हल करेंगे तो ये चीज़ें कॉन्सेप्ट है बहुत काम आने वाली। देखिए, HCF का मतलब ये होता है कि इन दोनों का जो गुणनखंड है उसमें से जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है वही, जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड, कॉमन मीन्स होता है उभयनिष्ठ, और हाईएस्ट मीन्स की सर्वाधिक, मीन्स की सर्वाधिक बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। तो देख सकते हैं क्या होगा, जैसे 6 का गुणनखंड लिखे हम लोग। गुणनखंड मतलब जो इसको विभाजित करता है, और अभाज्य गुणनखंड मतलब जो अभाज्य संख्याएं इसके गुणनखंड को व्यक्त करती हैं। समझ में आ रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड दो अलग अलग चीज़ है, समझना है ध्यान से। तो 6 का गुणनखंड होगा 1, 2 भी होगा, 3 भी होगा, और क्या होगा 6 भी होगा। बस इतना ही गुणनखंड है इसका। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड का बात करें तो अभाज्य गुणनखंड हमने सीखा कैसे निकालते हैं, 2 से लगाएं 3 बार में, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या, 2 गुना 3। लेकिन सिर्फ गुणनखंड का बात करें, गुणनखंड मतलब होता है कि कौन कौन इसका पूरा पूरा विभाजित कर रहा। तो 6 का गुणनखंड 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। अब आइए 4 के गुणनखंड का बात करें, तो 4 का 1 है, 2 है और 4 है, और तो कोई भी नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 गुणनखंड उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कि कॉमन है। कौन कौन, 1 है उभयनिष्ठ, 1 है 2 है उभयनिष्ठ, और कोई उभयनिष्ठ है क्या, नहीं है। तो हमें उभयनिष्ठ तो बात करना था, उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर तो बात करना था, लेकिन कौन सा, हाईएस्ट वाला, सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा कौन है, 2 है। तो HCF जो होता है यहाँ पे 6 और 4 का HCF कितना हो गया, 2 है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अगर इसी चीज़ को HCF हम अगर उभयनिष्ठ ये अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकाले तो देखिए कैसे निकलेगा। जैसे हम 6 का निकाले अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुना 3 हो गया। अगर हम 4 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 2 से लगाएंगे कितने बार में, 2 बार में। तो 4 का गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुना 2। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं क्या, जो कॉमन पार्ट है। ठीक है, वैसी संख्याएं कॉमन जिसका घात सबसे अधिक हो। जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, यही ना। ये हम लोग अभाज्य गुणनखंड तक, जब हम अभाज्य गुणनखंड से HCF निकालेंगे तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखेंगे
क्या कि यहाँ 2 का पावर 1 आया, यहाँ 3 का पावर 1, यहाँ 2 का पावर 2। उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ आप देखेंगे कि 2 ही है, उभयनिष्ठ 2 है। और सार्वधिक पावर उभयनिष्ठ क्या है? तो सार्वधिक पावर जो है उभयनिष्ठ 2 का पावर 1 ही है, और यहाँ पे भी 2 का पावर 1 है। तो 2 का पावर 1 जो है वो उभयनिष्ठ है, मतलब 2। तो 2 हो गया इन दोनों संख्याओं का HCF। अब इसी जगह पे कुछ ऐसा रहता, मान लिया जाए 2 का पावर 5 रहता ऊपर में, गुना 3 का पावर 2, और नीचे कोई एक संख्या है इसका ऐसा रहता, और कोई एक संख्या है ऐसा कि 2 का पावर 3 है गुना 3 का पावर 1। तो इसका HCF क्या हो जाता? सार्वधिक क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे सार्वधिक पावर कितना कॉमन है? 2 का पावर 3 दोनों में है, तो 2 का पावर 3 दोनों में है, और 3 का पावर सार्वधिक कॉमन क्या है? 3 का पावर 1 यहाँ भी है, 3 का पावर 1 यहाँ भी है, तो 3 का पावर 1। तो ये हो गया हमारा इन दो संख्याओं का HCF, जो हम आपको समझाना चाह रहे थे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ प्रश्न करना हमारा काम नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, ताकि आप खुद से भी बहुत सारे अलग अलग बुक को भी आप खुद से बना सकें। तो ये था हमारा HCF था। अब इसी प्रकार से अगर हम LCM का बात करें इन्हीं दोनों संख्याओं का, तो LCM के लिए हम लोग गुणनखंड को नहीं देखते हैं, ठीक है, LCM के लिए हम लोग गुणनखंड को नहीं देखते हैं। मान लीजिए 6 और 4 ही है। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, और मल्टीपल्स का मतलब होता है गुणज। गुणज का मतलब क्या होता है? गुणज का मतलब ये है कि 6 को सबसे पहले 1 से गुना कीजिए, 6 एकम 6, पहला गुणज 6 का। दूसरा गुणज 6 दूना 12, दूसरा गुणज। तीसरा गुणज 6 तिया 18, चौथा 6 चौक 24, 6 पचे 30। इस तरीके से इसका गुणज और भी जाते जाएगा। अब 4 का गुणज क्या है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, फिर 4 8 32। इस तरीके से इसका भी गुणज क्या होगा? जाते जाएगा। अब देखेंगे हम लोग कि इसका जो गुणज है, गुणज मल्टीपल्स मीन्स गुणज, कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ गुणज होंगे और सबसे छोटा होना चाहिए, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणज, ठीक है। तो वो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे छोटा जो उभयनिष्ठ है, दोनों का जो गुणज है वो ये है। यहाँ भी 12 सबसे छोटा, और इसकी जो पहला गुणज हमको मिला सबसे छोटा में वो 12 मिला। तो इन दोनों का जो LCM हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो LCM जो हम लोग बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कैसे लिखे LCM को? हम लोग लिखेंगे क्या? देखिए LCM किसका किसका? 6 का और 4 का, ऐसे लिखते हैं हम लोग 12। उम्मीद है क्लियर है। तो ये कौन था? ये तो हमारा विधि था कि हम गुणज निकाल कर LCM निकालें, लेकिन हमें क्या अभाज्य गुणनखंड से कैसे निकालेंगे LCM, ये भी सीख लीजिए। अभाज्य गुणनखंड 4 का क्या आया था? 4 का आया था 2 गुना 2। 6 का क्या आया था? 2 गुना 3, ये चीज़ आया था। अब एक बात आपको समझना है, इसके नीचे ही लिख देते हैं इसको, 2 गुना 2। यहाँ पे करना ये होता है कि जो पार्ट कॉमन है उसको एक बार काउंट करेंगे, और जो पार्ट कॉमन नहीं है उसको बाकी मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे? 2 कितना है? ये दोनों 2 कॉमन है, तो इस 2 के बदले 2 को 2 के बदले 1 काउंट करेंगे। देखिए 2 इन दोनों के बदले 1 काउंट हुआ, फिर गुना 3 गुना 2, ये हमारा 2 तिया 6, 6 दूना 12 आ गया। समझ में आया? फिर से समझिए, जो कॉमन होगा मतलब 2 के बदला 1 गिनेंगे। अब ये तो कि इसका तो जोड़ा मिला नहीं तो ये पूरा गिनाएगा, इसका भी जोड़ा मिला नहीं पूरा गिनाएगा। एक दूसरा तरीका भी होता है इसको समझने का, क्या हम लोग समझ सकते हैं? LCM ये भी समझ आ गया होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी एक को लिख दीजिए, मान लीजिए ऊपर वाले को लिख दीजिए, नीचे वाले को लिख दीजिए। 2 गुना 2, नीचे वाले को हम लिख दिए। अब आइए ऊपर वाले को लिखना है हमको, ऊपर वाले को लिखना है। तो ऊपर में देखिए तो क्या कुछ कॉमन था? 2 गुना 2 हमने लिखा था, तो 2 कॉमन है, 2 इधर पहले से है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। किसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे। कुछ समझ में आया? हमने या नीचे वाले को लिखा, फिर ऊपर वाले को जब लिखने की बारी आई तो हम देख रहे थे 2 तो सर पहले से हमने लिख दिया था, इसके बदले यहीं पे लिख दिया था, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, तो ये आ गया। या आप चाहें ऊपर वाले को पहले लिख दीजिए, 2 गुना 3 लिख दीजिए। अब नीचे वाले को लिखने की बारी आएगी तो आप देखेंगे सर 2 तो हमने पहले लिख दिया था, तो एक ही 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 2 था, 1 2 हमने लिख दिया था, तो क्या लिखेंगे हम लोग? सिंपली से नीचे से 1 2 लेंगे। उम्मीद है कि LCM भी क्या होता है आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब देखिए 6 और 20 का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये खुद से कर पाएंगे, लेकिन चलिए हम लोग फिर भी देख लेते हैं। चलिए हम लोग क्या लिखेंगे? 6 का अभाज्य गुणनखंड, खंड 6 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे हम लोग? ठीक है ना, क्या आ गया? 6 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 3। क्लियर है ना?
अब इसी प्रकार से हम लोग इसको हटाकर, ये चीज़ लिखना नहीं है आपको, हम क्या लिखेंगे फिर 20 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या, आप निकाल लीजिए 20 का, साइड में निकालेंगे हम लोग, आप चाहें तो कॉपी में रहने दे सकते हैं या फिर आप कॉपी से हटा सकते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 5, तो 2 गुना 5, इसको चाहे तो आप हटा भी सकते हैं, हम इसको हटा देते हैं। आप लोग भी ऐसा ही करेंगे, कॉपी से इस चीज़ को हटा देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग अब 5-6 में तो है नहीं, है ना। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, HCF किसका 6 और 20 का। HCF मैंने आपको बताया था जो अधिकतम घात कॉमन हो, अधिकतम घात कॉमन, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप और एक तरीके से लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 1, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 1। देखिए तो अधिकतम घात कॉमन क्या है, 2 का 1 घात इसमें भी है, 2 का 1 घात इसमें भी है, इधर तो कोई कॉमन ही नहीं है, तो क्या आ गया, HCF बराबर 2 का घात 1, मतलब 2 ही आना है, समझ में, HCF 2 आ गया। अगर LCM की बात करें तो क्या आना है, देखिए कॉमन पार्ट क्या है, देखिए अगर LCM देखना है तो 2 एक बार काउंट होगा, 2 मिलाकर 1 काउंट होगा, फिर ये, मतलब समझ में आ रहा है, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, समझ में आया। इन दोनों के बदले 1 2 काउंट हुआ, फिर 3 फिर 2 फिर 5, समझ में आ रहा है। तो LCM कितना हो गया, 3 दूना 6 दूना 12 5 60, तो LCM हमारा 60 आ गया। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए भी छोड़ दें। चलिए इस प्रश्नों के साथ हम एक कॉन्सेप्ट अभी लास्ट बचा हुआ है हमारे इसी एक्सरसाइज से संबंधित, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके 10th लेवल के लिए। देखिए अभी हमने सीखा 2 संख्याओं का HCF निकालना, 2 संख्याओं का LCM निकालना, बहुत अच्छे से सीखा है। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न है, जैसे मान लीजिए A एक संख्या है और एक संख्या B है। जैसे कि अभी हमने संख्या लिया था 6 लिया था और 4 लिया था, 2 संख्याएं ली थी। इसका अगर हमने LCM बात किया था, LCM 6 और 4 का कितना आया था, 12 आया था। HCF 6 और 4 का कितना था, 2 था। ये याद रखना है आपको, अभी हम बताएंगे इसके बारे में क्या। मान लेते हैं A और B कोई 2 संख्या है जिसका HCF कुछ आएगा। HCF को हम मान लेते हैं क्या, कुछ भी, कि AB का HCF कुछ आना है, ठीक है। अगर इसके HCF से इसी के LCM को गुना कर दिया जाए तो पता है क्या आना है, फिर से समझिए। 2 संख्याएं थी हमारे पास A और B, उस AB के HCF मतलब AB का HCF और उसी AB का LCM को अगर आपस में गुना कर दिया जाए तो पता है क्या आना है, वही चीज़ आएगा जो A और B को गुना करने से आएगा। फिर से समझिए, 2 संख्या है आपके पास A और B, अगर उन दोनों संख्याओं के HCF और वही दोनों संख्याओं के LCM को अगर आपस में गुना करते हैं तो उन दोनों संख्याओं के गुना करने के बराबर जो वैल्यू आता है वही चीज़ आएगा। कैसे आता है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल, संख्या हमारे पास क्या था, 6 और 4 था, इसका LCM क्या है 12, HCF क्या है 2। तो देखिए तो पहले HCF गुना इसका LCM कितना है 12, और कितना आना है, दोनों संख्याओं के गुना के बराबर 6 गुना 4। देखिए तो इधर कितना आ गया 24, 12 दूने 24, इधर भी कितना 24। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है, कि अगर 2 संख्याएं दी रहेंगी तो उन दोनों का HCF उन्हें गुना उन दोनों का LCM क्या आना है, उन दोनों संख्याओं के गुना के बराबर। अब एक बात समझ में आ रहा होगा, मान लिया जाए कहीं पे इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, समझिए बात को। मान लिया जाए जैसे अभी यहीं पे हम लोग बात कर रहे थे, इसी से समझते हैं हम लोग। जैसे कि 6 और 4 2 संख्याएं थी, इसका HCF कितना था, HCF 2 था, LCM मान लिया जाए क्वेश्चन मार्क रहे, LCM नहीं रहे, तो हमें एक चीज़ तो पता है, हमें एक चीज़ पता क्या है कि HCF को गुना करेंगे LCM से तो वो दोनों संख्याएं आनी है ना, वो दोनों संख्याएं मान लीजिए A इंटू B है। हमने यही पढ़ा ना कि HCF को अगर उसी के LCM से गुना करेंगे तो दोनों संख्याओं के गुना के बराबर आएगा। देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है HCF दिया हुआ है 2, LCM नहीं दिया हुआ है तो LCM रहने देते हैं, और संख्या दिया गया है 6 गुना दूसरा संख्या 4 है। देखिए LCM यही रह गया 6 गुना 4 डिवाइडेड बाई 2। अब चाहे तो 6 चक 24 बटा 2 मतलब 12, या फिर ऐसे काट लिए 3 4 तिया 12, तो LCM कितना आ गया, देखिए तो 12। कुछ समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। अगर HCF दिया रहे और दोनों संख्या दिया रहे तो हम LCM निकाल सकते हैं, अगर दोनों संख्या दिया रहे LCM दिया रहे तो हम HCF निकाल सकते हैं। देखिए अभी हमने सीखा भी था कि कैसे LCM 12 निकाले थे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड से भी निकाले थे और गुणज से भी निकाले थे। कुछ समझ में आ रहा है। तो चलिए एक प्रश्न हम करते हैं इसी से संबंधित आप लोगों के लिए।
देखिए प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपके सामने, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे बहुत अपना चालाकी दिखाते हुए क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ ज्ञात करेंगे, या तो एलसीएम या तो एचसीएफ, और उसके बाद जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, उससे एक दूसरा चीज़ निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, हल में इनका गुणनखंड। तो क्या लिखे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 96 का गुणन, अब 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 का अभाज्य गुणनखंड। तो आप बताइए 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। हम लोग कॉपी के दाएं साइड में चाहे तो साथ में दिखा सकते हैं। देखिए कितना आएगा, तो ये आ गया 45 और 3 48 है ना। आप करेंगे तो 48 आना है, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 24 आएगा, फिर 2 से कीजिए कितना आएगा 12 आएगा, फिर 2 से कीजिए कितना आएगा 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। तो मतलब कितना आ रहा है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, सही है क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुना 3, ये समझ में आया। इसी प्रकार से अब हम लोग क्या लिखेंगे, 404 का अभाज्य गुणनखंड। आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, हम कर रहे हैं। 404 सही करने का क्या मतलब है कि इसको पूरा लिखेंगे अभाज्य, इसको गुणनखंड, ठीक है। तो 404 का कैसे निकालेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड, 2 से लगाएंगे कितने बार में लगेगा 2 से 2, फिर 2 से लगाएंगे कितने बार में 101। अब लगना ही नहीं है, क्या लग गया 2 गुना 2 का पावर कितना, सॉरी 2 गुना 2 गुना 101, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अगर हम लोग यहाँ से एचसीएफ का बात करें तो एचसीएफ के लिए आपको पता है किसका किसका एचसीएफ 96, और अगर 404 का एचसीएफ का हम लोग बात करें तो एचसीएफ क्या होता था, जो अधिकतम घात उभयनिष्ठ हो। जैसे कि 2 का पावर यहाँ 2 है और यहाँ 2 का पावर 5 है, यही मतलब हुआ ना। इसको अगर आप सॉल्व करें तो 2 का पावर 5 गुना 3 का पावर 1, यहाँ पे 2 का पावर 2 गुना 101, तो कितना आ गया 2 का पावर 2 उभयनिष्ठ है। तो क्या हम कर लेंगे, यहाँ 2 का पावर 2 हो गया, 2 का पावर 2 मतलब क्या 4 जो हो गया हमारा एचसीएफ हो गया। आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हमको घात में लिखना। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया। तो अतः अब लिखिए, अब हम लोग एक चीज़ आपको पता है, अब हम लोग क्या जानते थे, एचसीएफ 96 404, यही ना, 96 और 404 गुना एलसीएम 96 और 404 का किसके बराबर होगा, 96 गुना 404 के। एकदम यही करना है आप लोगों को। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एचसीएफ बराबर हो जाता है 96 गुना 404 बटा एलसीएम, या एचसीएफ बराबर ये नीचे कर देते हैं। तो वैसे फॉर्मूला याद नहीं करना, फॉर्मूला आपको सिंपली याद करना है, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ऐसे याद करना है। तो हमें ये चीज़ तो दिया गया है, कहाँ से भाई, अभी अभी हम निकाले हैं कि इसका आंसर आ गया 4। आपको पता है कि ये चीज़ अगर गुणनखंड में है, सॉरी इधर इसके साथ गुना में है, और अगर ये चीज़ बॉर्डर के उस पार जाए, बॉर्डर का उस पार मतलब कि बराबर के उस पार जाए, तो गुना वाला चीज़ भागा में जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि एलसीएम किसका 96 और 404 का बराबर होगा किसके, 96 गुना 404 डिवाइडेड बाई कितना 4। समझ में आ रहा है कैसे, बिल्कुल क्लियर हो रहा है ये। तो देखिए इसके बाद जैसे ही आप गुना करेंगे इसको पहले हम क्या कर लें, इसको काट लें, कैंसिल आउट कर लें। कितने बार में होगा 4 एकम 4। अब यहाँ देखिए तो 4 दूना 8, 1 उतरा और उस पर 6, तो 24 बार में कट गया। अब हमें गुना क्या करना है, 24 गुना 404, ठीक है। इसको आप लोग गुना कर लेंगे। गुना जैसे ही करेंगे तो आएगा इसका आंसर 96। क्या मैं सही हूँ, इन दोनों का एलसीएम इतना आना है क्या, देख लेते हैं बुक में। हाँ बिल्कुल सही है, क्लियर है। अब इसके बाद एक प्रश्न बचता है, उदाहरण का प्रश्न ही है वो भी। तो इसके बाद हम लोग जो अगला क्लास लेंगे उसके ऊपर हम लोग एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों का, उसकी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। उम्मीद है बच्चों आप सभी से ये सारी चीज़ें बन जानी है। इसके बाद एक प्रश्न कुछ ऐसा है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है 6, 72 और 120। तो इसका हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, कुछ आएगा, इसका भी कुछ आएगा, फिर इसका भी कुछ आना है, और जो तीनों में कॉमन होगा, समझ में आ रहा है
है ना, जो अधिकतम घात कॉमन होगा वो HCF हो जाता है, और LCM के लिए आपको पता ही है, हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमें सीखना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको सीखना है, वो देखिए। मान लिया जाए आपके पास संख्या A और B दिया था अभी, तो हमने एक चीज़ यहाँ से ऑब्जर्व किया था कि HCF ऑफ AB गुना LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। मतलब अगर दो संख्याएं दी गई हैं तो उन दोनों संख्याओं का HCF गुना उन दोनों संख्याओं का LCM बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। लेकिन अगर यही चीज़ संख्या 3 रहे, A, B और C, 3 संख्याएं दी रहे, तो आप उसको HCF ऑफ A, B, C गुना LCM ऑफ A, B, C बराबर A गुना B गुना C नहीं लिख सकते हैं। समझिए बात को यहाँ पे, अगर दो संख्याएं दी गई रहे तो उन दोनों का HCF गुना LCM बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। अगर 3 संख्याएं दी गई रहे तो HCF गुना LCM बराबर नहीं होता उनके गुणनफल के। मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला नहीं होता। कुछ बच्चे इस चीज़ को क्या करते हैं कि ये 2 पे काम कर रहा है तो 3 पे भी काम करेगा, तो इसलिए वो गलती कर बैठते हैं। इसलिए इस चीज़ को लिखना यहाँ ज़रूरत पड़ रहा है कि HCF गुना LCM सिर्फ 2 संख्याओं के लिए ही काम करता है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्लियर होगा। और जो अभी मैंने उदाहरण बताया था 6 और 12 कुछ इस तरीके से 60 था ना, सॉरी 6, 72 और 120, अभी 3 संख्या था, इसका HCF निकालिए, LCM निकालिए, और इस फॉर्मूला पे जब बैठा कर देखेंगे तो आप देखेंगे दोनों साइड अलग अलग आएगा, मतलब इक्वल्स नहीं होते। तो चलिए अगले एक्सरसाइज में हम लोग मिलते हैं। और अगर यह क्लास आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस क्लास को शेयर करें ताकि वे भी जुट कर तैयारी कर सके, बिहार बोर्ड का, झारखंड बोर्ड का, जो भी बोर्ड से आप लोग हैं, और 100 में 100 की तैयारी कर सकें। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।